अच्छा, यहाँ पे देखें, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड वर्ल्ड गवर्नमेंट, बर्ट्राड रसल. रसल surely disapprove the common established notion about the philosopher that they are absent minded and always busy their heads in making speculations when he meditates on possibilities regarding the future of mankind. श्योरली रसल जो है वो श्योरली डिसअप्रूव कर देता है इस कॉमन एस्टैब्लिश नोशन को, जो कि अबाउट द फिलोसोफर, जो कि दैट दे आर एब्सेंट माइंडेड. फिलोसोफर्स के बारे में कहा जाता था कि ये एब्सेंट माइंडेड हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमेशा जो है स्पेकुलेशंस करते रहते हैं, मतलब एक ऐसे इल्म की बारे में बात करते हैं जो कि शायद है ही नहीं. तो फिलोसोफर्स के बारे में ये एक राय रखी जाती थी. तो रसल जो है वो इस बिलीफ को बिल्कुल, मतलब वो समझता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हेन ही मेडिटेट्स ऑन पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, और वो डिसअप्रूव करता है इसी नोशन को जो फिलोसोफर्स के बारे में है, जब वो खुद से मेडिटेट करता है ऑन द पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड. He has done so because of his high sensitivity and deep concern towards human being. अच्छा, he has done so because of high sensitivity and deep concern towards human being. He was called a traitor. ठीक है, उसको जो है दगाबाज कहा गया, धोखेबाज कहा गया to his country because of his anti-war stand during First World War. वॉर के ये बहुत ज्यादा खिलाफ था, ठीक है, इस वजह से इसको ट्रेटर कहा गया. बट हिज ओनली कंसर्न वाज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. लेटर ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर हिज contribution towards peace. In words of Erich Fromm, Bertrand Russell fights against the threatening slaughter because he is a man who loves life. बर्ट्राड रसल, जिसके ऊपर ये एक जो है उसको ट्रेटर कहा जाता था, एक्चुअली वो उस थ्रेटनिंग स्लॉटर, स्लॉटर कहते हैं कुर्बानी करने को, ठीक है, तो वो ये थ्रेटनिंग स्लॉटर के अगेंस्ट था, और बिकॉज क्योंकि वो जिंदगी से मोहब्बत करता था, और वो ये कहता था कि जब जंगें होती हैं तो सबसे ज्यादा लोगों को मतलब किल कर दिया जाता है, आम आवाम किल हो जाती है, बच्चे बूढ़े सब किल हो जाते हैं. तो वो इस स्लॉटर के बहुत अगेंस्ट था, क्योंकि जब हाथ में आपके हथियार आ जाता है ना, तो इंसान के अंदर एक बगावत का जज्बा भी आ जाता है, उसके अंदर एक शैतानियत भी आ जाती है. तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हथियार होता है, ये जब हाथ में आता है तो इंसान फिर ये नहीं देखता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि उसके पास एक पार आ जाती है, बल्कि वो फिर स्लॉटर करता है. Russell discusses three possibilities about the future of mankind. According to him, one is complete extinction of human life on earth. वो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की बात करता है और वो कहता है इसके बारे में तीन पॉसिबिलिटीज है. पहली बात ये कि ह्यूमन लाइफ को अर्थ पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, ना बंदा होगा, ना कोई स्लॉटर होगा, ना कोई किलिंग होगी, ना कोई धोखेबाजी होगी. द सेकंड इज दैट ह्यूमन लाइफ विल बी रिड्यूस टू बार्बरिज्म, कि ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल ही बार्बरिज्म पे छोड़ दिया जाए. एंड फाइनल इज दैट देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और तीसरी बात, बार्बरिज्म आपको पता है कि बारबेरियंस किसको कहते हैं, ये जो जंगलों में जो पुराने वक्तों के लोग होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही हम ह्यूमन जो है वो बिल्कुल ही एक पिछले दौर में चले जाएं, जहाँ पे जो है जो पत्थर हैं उनसे आग जलाई जाए, और बिल्कुल बारबेरियंस जो हैं वो अनसिविलाइज्ड नेशंस की तरह हो जाए. तो इसी तरीके से, और फाइनली वो कहता है या फिर पूरी दुनिया एक वर्ल्ड गवर्नमेंट में आ जाए, दैट विल कंट्रोल ऑल नेशन एंड कंट्रीज, जो कि तमाम नेशन और कंट्रीज को कंट्रोल करे. Among these, the first possibility which he describes is the complete extinction of all human beings. और इन तमाम फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो कि वो डिस्क्राइब करता है, एक कंप्लीट एक्सटेंशन है ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि तमाम कि उसमें तमाम ह्यूमन बींग्स की एक निजात है. दिस might happen after world war in which the atomic weapons be used. और शायद ये might happen the second world war, शायद ऐसा second world war के बाद हो जाए, जो कि in which atomic weapons be used, जिसके अंदर atomic weapons यूज किए गए, और शायद उन एटॉमिक वेपन्स को यूज करने से शायद ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो गए शायद. अब आप देखें कि ये जो हिरोशिमा के ऊपर इन्होंने पहला एटम बम गिराया था, अभी तक वहाँ की जो नस्लें हैं, मतलब
ये इतना ज़्यादा वहाँ पे इस एटॉमिक बम के गलत असरात हुए कि अभी तक वहाँ पे जो नस्लें पैदा होती हैं ना, वो या तो मेंटली रिटार्डेड होती हैं या उनके जिस्म में कोई ना कोई नुक्स होता है। तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं या इस तरह की न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ये सिर्फ एक ये नहीं है कि बम गिरा दिया और बात खत्म हो गई, बल्कि अभी तक वहाँ पे फसलें नहीं उग सकी। ठीक है, दिस माइट हैपन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इन विच द एटॉमिक वेपन्स यूज रसल डील इट लॉजिकली, फॉर ही सेज इफ स्टिल देयर बी सम लाइफ आफ्टर द एंड ऑफ दैट वॉर, कि अगर चलें सपोज कर लेते हैं कि जी वॉर हो गई और उसके बाद भी जो है वॉर एंड हो जाती है और उसके बाद स्टिल कोई लाइफ होती है, देयर वुड सून बी अनदर वॉर। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद फिर एक और वॉर हो जाएगी। ठीक है, फॉर देयर वुड सच डाई हार्ट्स इन सुपर पावर्स, और फिर क्या होगा, फिर सुपर पावर्स के हाथों में डाई हार्ट्स आ जाएंगे हु वुड प्रेफर द एक्सटर्मिनेशन ऑफ लाइफ। एक्सटर्मिनेशन ऑफ लाइफ, किलिंग ऑफ लाइफ, लाइफ को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, यानी कि फिर ऐसी सुपर पावर्स आ जाएंगी जिसके हाथ में पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, फिर वो ये चीज नहीं देखता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, फिर वो उसको यूज करता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जिस इंसान के हाथ में पावर आती है ना, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, और ये इंसान की फितरत है, ये फितरत इंसानी है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि नफ्स के खिलाफ जहाद। तो वो ये वो कहता है कि अगर एक बार होगी, यानी कि जिस इंसान को लड़ने की आदत पड़ जाती है वो हमेशा ही लड़ता रहता है। आप कभी देखें, आप इर्द गिर्द जरा नजर घुमा के देखें, कुछ खवातीन होती हैं, उनको आदत होती है लड़ने की, उनको आदत होती है दूसरों में नुक्स निकालने की, वो वैसे ही रहती हैं चाहे जो मर्जी, उनको मजा आने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या, जब इंसान एक दफा इस तरह से एक दफा कामयाब हो जाता है, फिर सेकंड टाइम फिर एक और जंग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई जंगें या लड़ाई या फसाद ये इंसान की फितरत है। और एक दफा अगर उसको इस चीज की एक वो लग जाए ना, जिसे कहना चाहिए चस लग जाती है, तो फिर वो इन रास्तों से उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम इज द केस विद द सुपर पावर्स। अब आप एक तरफ एक इंसान को कंपेयर करें जरा सुपर पावर्स के साथ, जिनके हाथों में एटॉमिक बॉम्ब्स भी आ गए हैं, जो कि अब सुपर पावर्स भी बन गई हैं। तो अब अंदाजा करें कि एक इंसान की नेचर है फसाद करना, अब वो क्या करेगा। ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया को तबाह ही करेगा ना। तो फिर क्या, देन सरेंडिंग टू द विक्ट्री ऑफ द अदर पार्ट, और वो फिर क्या करते हैं, जो प्रेफर करते हैं कि तमाम लाइफ को एक्सटर्मिनेट कर दिए, और फिर देन सरेंडिंग टू द विक्ट्री ऑफ अदर पार्ट, और वो सरेंडर करे, ठीक है, टू द विक्ट्री ऑफ अदर पार्ट, दूसरी पार के आगे। And if any man would miraculously be able to escape from death, he may consider himself to be emperor of the world, whole world. और अगर उसमें से कोई भी बच जाता है, ठीक है, एस्केप कर जाता है फ्रॉम द डेथ, तो शायद उसको एम्पायर ऑफ द होल वर्ल्ड कंसीडर, यानी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी जाए और उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बचे, तो फाइनली क्या होगा, तो वो एक ही इंसान जो है वो एम्पायर कंसीडर होगा। बट हिज राइन वुड नॉट बी लॉन्ग एंड हिज सब्जेक्ट वुड बी ओनली डेड बॉडीज। लेकिन उसका राइन राइन कैसे होगा, उसकी बादशाहत क्या होगी, जब वहां पे सिर्फ डेड बॉडीज हो। ठीक है, एंड रसल सेज विद हिज डेथ द अनईजी एपिसोड्स ऑफ लाइफ विल एंड। और वो कहता है कि उसकी डेथ से क्या होगा कि वो जो अनईजी एपिसोड ऑफ लाइफ है वो एंड हो जाएंगी, एंड द पीसफुल रॉक विल रिमूव अनचेंज until the sun explode। यानी कि वो आखिरी बंदा भी जो है वो फाइनली क्या होगा कि वो भी मर जाएगा, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं होगा जिसके ऊपर वो हुकूमत कर सके। और फिर ये जो पीसफुल रॉक्स हैं वो अनचेंज रिवॉल्व होती रहेंगी, और फाइनली एक दिन सन एक्सप्लोड हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। उसके बाद जो है second possibility which Russell discusses is the reversal of civilization to its primitive conditions। वो कहता है civilization से वो जो एक uncivilized दौर था ना इंसान का, वो जो primitive, वो जो पुराने दौर में इंसान चला जाए किसी तरह। और Russell suggests that if the second war fails to eliminate all signs of life, और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फेल हो जाती है कि तमाम साइंस ऑफ लाइफ को वो
एलिमिनेट कर दे, स्टिल दैट डिस्ट्रक्शन वुड टेक वर्ल्ड टू द एज ऑफ बार्बरिज्म। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो दुनिया को एज ऑफ बार्बरिज्म में ले जाएगी, यानी कि तमाम हर चीज तबाह हो जाएगी। अगर कहते हैं ना कि अभी एक और जंग होनी है दुनिया में, और उसके बाद जो है वो वाला दौर दोबारा आएगा जिसमें इंसान जो है घोड़ों पे सवार होकर जंग लड़ेगा और तलवारों के साथ जंग लड़ेगा, और वो पुराने वो बार्बरिज्म, मतलब ये भी एक मफरूजा है, ठीक है, कि कहा ये जाता है कि इंसान दोबारा से पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी, ऐसी जंग होगी कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और उसके बाद जो है इंसान जो है वापस उस बार्बरिज्म के दौर में जाएगा। ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसने दिखाई ना, ये इसने वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली पॉसिबिलिटी दिखाई कि वो जो है एक तूफान नूह जो है, नूह जो है उसके अंदर क्या हुआ था, तूफान नूह में यही हुआ था ना, पूरी दुनिया कायनात डिस्ट्रक्ट हो गई थी, अल्लाह का अजाब आया था, सिर्फ कश्ती पे कुछ लोग सवार थे। उसके बाद जो है इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन चली वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चली ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक की जितनी जनरेशन थी वो तो तबाह हो गई थी, ठीक है। और जो कश्ती पे सवार हो गया वो लोग बच गए थे, और बाकी जो हैं वो सब के सब डिस्ट्रक्ट हो गए थे। तो पहला तो उसने कॉन्सेप्ट इस तरह का दे दिया। दूसरा जो उसने कॉन्सेप्ट दिया वो उसने, लेकिन यहाँ पे उसने इस हद तक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने कहा एक ही बंदा बचेगा और वही दुनिया का एम्पायर होगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट उसने दिया कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए, इंसान वापस बार्बरिज्म की तरफ चला जाए। फॉर इन द वार मेजर सिटीज इन एन इंडस्ट्रियल एरिया वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, कॉज फेमाइन, स्टारवेशन। और वॉर के अंदर जो है ये जो मेजर सिटीज और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये जो है हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एंड द बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। और ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर है उसकी वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड कॉज फेमाइन। फेमाइन कहते हैं भूख को, प्यास को, स्टारवेशन को। इंसान जो है मतलब उसके लिए जाहिर बात है जब क्रॉप्स ही नहीं रहेंगी तो खुश मतलब इंसान के फूड जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। Russell says there may be a few libraries and laboratories and scientists, but the people might kill the remaining few scientists in hope of some golden age. लेकिन लोग जो हैं उन जो दो चार साइंटिस्ट हैं उनको भी बेचारों को मार देंगे ताकि उनको वो गोल्डन एज मिल सके। गोल्डन एज कौन सी गोल्डन एज है कि जी जिसमें जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और यरूशलेम पे जो है उन्होंने अपना एक जो है मतलब एक वो कायम उनका ये है ना अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और फिर फाइनली जो है पूरी दुनिया में दोबारा से नेकी हो जाएगी, एक गोल्डन एज आएगी। गोल्डन एज उस एज को भी कहते हैं जो इंसान ने जन्नत में गुजारी है, तो दैट इज ऑल्सो द गोल्डन एज। तो ये सारी जो है इन होप ऑफ सम गोल्डन एज, वो क्या कहते हैं कि गोल्डन एज कौन सी एज है जिसके अंदर सिर्फ नेकी नेकी होगी, बदी नहीं होगी, कोई किसी को किल नहीं करेगा। एक्सट्रीम होप्स आर बोर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी। वो कहता है कि एक्सट्रीम होप्स जो है वो एक्सट्रीम मिजरी की वजह से पैदा होता है, यानी कि जब इंसान एक मिजर कंडीशन में होता है ना तभी वो कोशिश करता है कि कुछ ऐसा हो कि बंदा जन्नत में पहुंच जाए, या फिर वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करता है कि वो किसी तरह मतलब उसकी कायनात या उसकी दुनिया जो है वो बदल जाए। एंड इन सच अ वर्ल्ड होप्स कुड ओनली बी इरेशनल। और इस तरह की वर्ल्ड के अंदर, इस तरह की दुनिया में जहाँ पे वॉरफेयर्स हो, वहाँ पे होप्स जो हैं वो इरेशनल है, यानी कि लॉजिकल नहीं, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं बनती कि इंसान जो है अपनी होप्स को या एक्सट्रीम होप्स जो है उसके पीछे भागे, या एक्सट्रीम किसी से भी मतलब होप्स रखे। मतलब ऐसी डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड के अंदर इंसान जो है एक्सट्रीम मिजरी का शिकार ही एक्सट्रीम होप से होता है। देखिए बेटा, जब से दुनिया बनी है ना, एक चीज याद रखिएगा, नेकी हमेशा कम रही है, बुराई हमेशा ज्यादा रही है, ठीक है। नेकी जो है वो हार्डली 2%, 5% ऐसे ही रही है। मुझे समझ नहीं आती कि हम इतनी बुरी दुनिया के अंदर अच्छे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ सब अच्छे करें, सब अच्छा करेंगे। क्या आपको लगता है ये लॉजिकल है? लगता है आपको ये लॉजिकल है?
इतनी बुरी दुनिया में जिसमें 2 या 3% लोग जो है सिर्फ नेक है, बाकी सारे बात है, और उन 2 या 3% लोगों की वजह से दुनिया कायम है। और ये अब की बात नहीं है बेटा, जब से दुनिया बनी है तब से यही चल रहा। अब आबादी बढ़ गई है लेकिन रेशो वही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी देखिए, उनके एक बेटे ने दूसरे बेटे को किल कर दिया था, एक लड़की के पीछे। ठीक है, उनके अपने औलाद ने जो है एक लड़की के पीछे जो है वो एक बेटे ने दूसरे बेटे को किल कर दिया था। तो इतनी बुरी दुनिया के अंदर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा करेगा? तो क्या ये गलत नहीं है? और इसी वजह से जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि हम गलत, एक्चुअली गलती हमारी होती है, हम एक्सपेक्ट करते क्यों हैं किसी से कि कोई हमारा करेगा। अच्छा, इस चीज में ना मुझे सबसे प्यारी बात, एक चीज मुझे बड़ा मतलब एक सुकून देती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, एट अ टाइम 4 थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुत्तहरात को एक दफा भी ये नहीं कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। नो एक्सपेक्टेशंस, अपना काम अपने हाथ से करते। ठीक है, मशवरा जरूर करते थे, फैसले खुद करते थे। तो दैट इज द थिंग कि कितनी खुददारी है कि एक मर्द के अंडर 4 औरतें हैं लेकिन वो एक औरत को भी नहीं कहता कि मुझे एक गिलास पानी पिला। ठीक है, और फिर बेटा ऐसे ही लोग जो हैं, यहाँ से आप देख लें कि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके अंदर खुददारी होती है और जो लोगों को देख के नहीं चलते, वो बहुत आगे चले जाते हैं। और ऐसे लोग जो हर वक्त एक्सपेक्टेशंस रखते रहते हैं, वो बस सड़ते ही रहते हैं, सड़ते ही रहते हैं। और बेटा सड़ने में ना, जिंदगी को ऐसे जिए जैसे जिंदगी है, एंड दैट इज द नेम ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, वो दैट इज नॉट द नेम ऑफ एक्सट्रीम होप्स या एक्सट्रीम, मतलब हम खुद जो है वो जो है एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो जो एक्सट्रीम होप्स जो है ना, वो इन्हीं इसी होप को कहता है। वो कहता है कि ये एक्चुअली यहाँ होप, उस होप उम्मीद के मीनिंग में नहीं आ रही। यहाँ पे होप जो है ना एक्सपेक्टेशंस के मीनिंग में आ रही है। ठीक है, होप जो है, उम्मीद जो है, यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस है। तो वो कहते हैं एक्सट्रीम होप्स जो है एक्सट्रीम मिजरी से आती है। तो और इस दुनिया के अंदर इस एक्सट्रीम मिजरी की वजह से लोग जो हैं इस गोल्डन एज को जो है वो फोकस करते हैं और ये सारा कुछ होता है। तो इसी वजह से जब एक्सट्रीम मिजरी होती है इंसान के अंदर, तो वो एक्सट्रीम एक दूसरी दुनिया के अंदर ऑपोजिट पहुंच जाता है। ठीक है, और वो फिर उस वर्ल्ड के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। The third possibility, according to Russell, is the establishment of universal government all the world. पहला उसने कहा कि जी सारी दुनिया ही मर जाए, एक ही बंदा जिंदा रह जाए। दूसरा उसने कहा कि दुनिया तबाह हो जाए दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फाइनली क्या होगा कि एक ही, मतलब बार्बरिज्म की तरफ इंसान चला जाए, और जो 2-4 साइंटिस्ट हैं उनको भी सब किल कर देना। क्योंकि अब यहाँ पे वो कहता है वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है। ही डिस्कसेस दिस आइडिया इन मोर देन वन वेज इन व्हिच इट कुड अकर। दिस इज द विक्ट्री ऑफ अमेरिका इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये विक्ट्री ऑफ अमेरिका थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अदर इज द विक्ट्री ऑफ रशिया। ठीक है, वो कहता है कि एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, या तो अमेरिका जीत जाए या फिर रशिया जीत जाए, और द वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर इन दोनों में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए ताकि जो है ना कोई वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हमारे सामने आए। और द बेस्ट अमोंग दीज इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, और वो जो है वो कहता है कि इसमें बेस्ट यही है कि दोनों आपस में इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए। Russell's view of the world government has been criticized greatly. People have raised arguments considering it as utopian idea. ठीक है, रसल का ये जो व्यू था वर्ल्ड गवर्नमेंट का, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और लोगों ने इस आर्गुमेंट को यूटोपिया आइडिया कहा। यूटोपिया एक परफेक्ट वर्ल्ड को कहते हैं, जो प्लाटो ने अपनी बुक जो है उसके अंदर लिखा था, और उसके अंदर ये यूटोपियन आइडिया यानी कि एक आइडियल वर्ल्ड उसने क्रिएट की थी। ये प्लाटो की यूटोपियन वर्ल्ड है जिसकी वजह से उसके बाद ये लिटरेचर में ये वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो कहता है कि ये एक परफेक्ट जो है मतलब आइडिया है, यूटोपियन आइडिया है, यानी कि एक ऐसी दुनिया
जिसका, और यूटोपिया एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड है जो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अभी इससे पहले हमने गोल्डन एज की बात की, अब हम यूटोपियन आइडिया की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट सच एन अलायंस कुड नॉट बी ब्रॉट पीसफुली। इस तरह हो ही नहीं सकता। फॉर नो नेशन वुड सरेंडर हर लिबर्टी। कोई भी नेशन अपनी लिबर्टी क्यों सरेंडर करेगी? अब नेशन है, नेशन के लिए हर यूज होता है। इसी तरह अर्थ है, अर्थ के लिए भी हर ही यूज होगा। ये जो नेशन हो गई, अर्थ हो गया, कंट्री, ये लैंड, ये उनके लिए ये हर यूज होता है। ठीक है। रसल ऑल्सो एडमिट दैट द चांसेस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन अ फॉर्मल वे आर एक्सट्रीमली रिमोट। वो कहता है ये जो चांसेस है वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मल वे में बहुत ज्यादा रिमोट है, यानी कि मतलब कोई पता ही नहीं है कि कभी शायद हो ही नहीं सकता। ही थिंक्स दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड नॉट बी फॉर्म वॉलंटियरली। नहीं, वॉलंटियरली ये बन ही नहीं सकती, ये बट इट वुड हैव टू बी ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स। लेकिन इसको बाय फोर्स जो है वो बनाया जा सकता है। Some object that are no need of a world government because the wars are a part of human history and civilization, but still humanity has survived from them. और वो कहता है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है, देयर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ने ये ऑब्जेक्ट किया दैट देयर इज नो नीड ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है भाई वर्ल्ड ऑर्डर की, बिकॉज द वॉर्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। क्योंकि वॉर्स जो है ये वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, ये पार्ट है जनाब ह्यूमन हिस्ट्री का भी और सिविलाइजेशन का, बट स्टिल ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम देम। लेकिन इन वॉर्स की वजह से और इस सिविलाइजेशन की वजह से ही जो है जिंदगी चल रही है, ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर चुकी है। वॉर्स क्रिएट हीरोइज्म एंड आर नेसेसिटी ऑफ लाइफ विदाउट विच ह्यूमन बीइंग्स वुड फील फ्रस्ट्रेटेड। और ये वॉर्स ही जो है वो हीरोइज्म क्रिएट करती हैं और ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। और इनके बगैर जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो शायद फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। लोग लड़ेंगे नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हम स्पेशली हम खवातीन जो हैं हमें लड़के बहुत मजा आता है। To refute the argument, Russell has given his logical reasoning that present condition of Cold War would certainly lead to dreadful atomic war and eventually it would create a complete devastation. और इस आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने के लिए रसल ने एक लॉजिकल रीजनिंग दी दैट प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोल्ड वॉर, जो कि कोल्ड वॉर की कंडीशन को प्रेजेंट करती है, वुड सर्टेनली लीड टू अ ड्रेडफुल एटॉमिक वॉर, जो कि एक ड्रेडफुल एटॉमिक वॉर को लीड करती है, एंड एवेंचुअली इट वुड क्रिएट अ कंप्लीट डिवोस्टेशन। और एवेंचुअली जो है वो एक कंप्लीट डिवोस्टेशन जो है वो क्रिएट करती है। एंड नाउ मॉडर्न वॉर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वॉर्स इन द पास्ट। और अब जो है जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू पास्ट वॉर। Russell says there lies before us if we choose continually progress in happiness, knowledge and wisdom. Shall we instead choose death because we cannot forget our quarrels? अब वो कहता है यहाँ पे, जब उसने इस तमाम आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया और रसल ने अपनी एक लॉजिकल रीजनिंग दी, उसने कहा ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ना दुनिया की, ये एक ड्रेडफुल एटॉमिक वॉर की तरफ जाएगी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक डिवास्टेशन हो जाएगी, दुनिया की एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और वो कहते हैं कि अब वो पास्ट वॉर्स की तरह आज की वॉर नहीं है, वो ये एक बम गिराया तो कितना एरिया जो है वो तबाह हो जाता है। तो रसल कहता है कि ये अब हमारे ऊपर है कि हम कौन, क्या हम कि रादर हम कोई कंटिन्यूअल प्रोग्रेस इन हैप्पीनेस उसको चूज करते हैं जो कि हैप्पीनेस है, नॉलेज और विजडम है, या फिर इंस्टेड शैल वी इंस्टेड चूज डेथ, या फिर हम डेथ को चूज करेंगे, वॉर्स को चूज करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगेट आवर क्वारल्स, क्योंकि हम अपनी क्वारल्स को भूल नहीं पाते। अब वो देखें यहाँ पे सिर्फ वो एक पूरी दुनिया को निशाना बना के कहता है कि क्या लड़ाई झगड़े में ही हमने रहना है, क्योंकि और वॉर्स लड़के ही हमने पूरी दुनिया को तबाह कर देना है, क्योंकि हम अपने लड़ाई झगड़े कभी भूल नहीं पाते। ये एक अना की जंग होती है ना, इंसान भूल नहीं पाता मेरे साथ किसने क्या किया था, क्योंकि हालांकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक नसियान का मादा रखा है। अगर हम कुछ बातों को रिपीट ना करें तो वो भूल जाती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम रिपीट करते रहते हैं तो रिपीटेशन की वजह से भी जो बातें होती है ना वो हमारे दिल पे नक्श हो जाती है।
अगर हम नहीं रिपीट करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरी, किसी को नहीं बताएंगे, तो फाइनली वो बातें भी भूल जाती हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो, स्पेशली खवातीन को रिपीटेशन की आदत होती है, बोलने की आदत होती है, तो हम बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं ना, हमें पुराने गम कभी भूलते ही नहीं है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है। मर्द हजरात होते हैं ना, उनके साथ कुछ भी हो जाता है ना, वो उसको रिपीट नहीं करते, किसी दूसरे बंदे को बताते नहीं हैं। इस वजह से, और ना ही उन चीज़ों को वो ज़्यादा सोचते हैं, वो उनकी अपनी एक लॉजिकल वर्ल्ड होती है, वो उसी के अंदर ही रहते हैं, और फिर सारा कुछ, दैट्स वाई उनको बहुत सारी बातें भूल जाती हैं, उनको याद करानी पड़ती हैं कि भाई कभी इस तरह भी हुआ था। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, तो नेशंस जो होती है ना, वो फॉरगेट नहीं करती कोरल्स को, इस वजह से वो चूज कर लेती हैं डेथ को। देन ही विजुअलाइजेस द न्यू वर्ल्ड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ आइदर टू सुपर पावर्स। ठीक है, अब वो न्यू वर्ल्ड को जो है विजुअलाइज करता है, रशिया एंड अमेरिका एज द विक्टर ऑफ द वर्ल्ड। रसल परसीव्स अ सिक्योर पीस प्रीवेलिंग द लॉन्ग रन। ठीक है, अब वो परसीव करता है एक पीस प्रीवेलिंग, यानी कि वो पीस सिक्योर, वो जो परसीव करता है एक सिक्योर पीस प्रीवेलिंग को द लॉन्ग रन, यानी कि जो लॉन्ग रन पीस प्रीवेलिंग है, प्रीवेल कर जाना यानी कि छा जाना। ठीक है, दो देयर वुड बी ओकेजनल मर्डर्स एंड माइनर रिवोल्ट्स, बट इन सच अ स्टेट एनी लार्ज स्केल रिबिलियन वुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन। वो कहता है आम मर्डर्स और माइनर झगड़े फसाद होते रहते हैं, लेकिन अगर एक नेशन इतना बड़ा रिबिलियन कर देगा, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी ना। एक तो है, चले जी, एक फसाद हो गया एक मोहल्ले में, एक गली मोहल्ले में, एक है जी, एक पूरी नेशन ही तबाह हो जाएगी। Russell prefers America to control the world government, and he has given many reasons for his preference to America, but his preference has no political or ideological basis. But it totally depends on probable condition of people under these states. The major reason to prefer America is that he respects the value of civilized life. अच्छा, अमेरिका के लिए, लैंड के लिए शी हर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे शी यूज हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं होना। The major reason to prefer America is that she respects the values of civilized life, like freedom of thought, freedom of inquiry, and humanness. But on the other hand, in communistic countries like Russia, there is no liberty for individuals, and government has a strict hold on common masses. तो रशिया के अंदर, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म थी वहाँ पे, तो आम इंसान को जो है अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं था। Thus, Russell says its only aim to promote the mindless repetition of party slogans and to have the ability of shifting side rapidly so as to be always on the side of received opinion. और इसका जो ओनली एम क्या था कम्युनिज्म का, कि सिर्फ माइंडलेस रिपीटेशन ऑफ पार्टी स्लोगन्स जो है उनको दिखाया जाए, और एबिलिटी टू शिफ्टिंग साइड रैपिडली, और जिस साइड, मतलब जिस पार्टी में थोड़ी सी, मतलब जिसकी अथॉरिटी आ जाए, उसमें आप अपनी साइड बदल लें, सो एज टू बी ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ रिसीव्ड ओपिनियन, कि आपको हमेशा वो जो रिसीव्ड ओपिनियन है उसी की साइड पे रहना है, यानी कि जिस पार्टी की ओपिनियंस जो है वो मानी जाती है, आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। मोर ओवर देयर इज कंसिडरेबल लेस ऑर्थोडॉक्सी इन अमेरिका देन इन रशिया। और ऑर्थोडॉक्स कहते हैं तकियानूसी लोग को, मतलब पुराने ख्यालात के लोग को। ठीक है, वो यहाँ पे कहता है कि लेस ऑर्थोडॉक्सी थी अमेरिका में रादर देन रशिया। देयर साइंटिस्ट, ऑथर्स एंड फिलोसोफर कैन चूज एनी सब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, while in Russia such things are also influenced by official view, जबकि रशिया में such things जो हैं वो influence होती हैं by official view. Russell suggests yet another way to prevent a horrible war. In his opinion, America would make an alliance with British Commonwealth nations and with other European nations who want to join them. और अमेरिका जो है इस ओपिनियन में वो जो है अलायंस करेगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ एंड विद अदर यूरोपियन नेशन हु वांट टू जॉइन देम। अमेरिका ने अलायंस कर ली थी ना फिर ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ब्रिटिश नेशंस के साथ। All the military power of these countries and weapons should be united and they should declare war on the nation. और फिर वो कहता है ये जितनी भी मिलिट्री पावर है इन कंट्रीज की, किस किस की, अमेरिका की, यूरोप की, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिशर्स, ये सारे अब आपके सामने ही है, ये सब एक हो गए ना।
और फिर इनकी मिलिट्री पावर जो है, इनकी मिलिट्री पावर्स ऑफ दिस कंट्री और वेपन, वो उनको यूनाइट हो जाना चाहिए, and then they should declare war on the nation. In this way, Russia might also be agreed to join the alliance just by the threat of war. और इस रशिया जो है वो फिर बाय फोर्स, यानी कि उसके कहने का मकसद था कि बाय फोर्स रशिया को मनवा लिया जाए कि वो अमेरिका के साथ अलायंस करे। ठीक है, तो उसने कहा कि जब सारे इनके साथ मिल जाएंगे अमेरिका के साथ तो रशिया मजबूर हो जाएगा कि वो अमेरिका के साथ अलायंस करे, बट स्टिल ही डज नॉट लीव द पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन रिफ्यूजल। लेकिन फिर भी उसने मतलब उसने कहा कि रशियन के रिफ्यूजल के चांसेस फिर भी हैं। In such an alliance, there should be a legal check on the power of leader by other nations. So there would not be a chance of corruption, क्योंकि बाकी लीडर्स, बाकी नेशंस के लीडर जो हैं वो चेक करेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस होगा, तो इस वजह से जी चांस ऑफ करप्शन बहुत कम हो जाएगा, विच इज द श्योर accompany tar. In other cases, it would be such a combination of state where forces is not a prerogative of private individuals or nation, but is exercised only by a neutral authority in accordance with rules laid down in advance. और जहाँ पे फोर्स जो है इज नॉट प्रोरोगेटिव ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और नेशन, कि वो जो है फोर्स जो है वो कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या नेशंस के लिए प्रोरोगेटिव नहीं होती, बट इज एक्सरसाइज ओनली अ न्यूट्रल अथॉरिटी। हमेशा एक न्यूट्रल अथॉरिटी के जरिए किसी इंडिविजुअल या नेशन का माइंड चेंज किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद रूल्स लेड डाउन इन एडवांस। और रूल्स, और उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं जो ले डाउन किए जाते हैं इन एडवांस, यानी कि नेशंस को उनका माइंड चेंज करने के लिए, उन पे काबिज होने के लिए सबसे पहले एक न्यूट्रल अथॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे कोई किसी की बात नहीं मानता। अगर पूरी सारी दुनिया रिबेलियन कर देती अमेरिका के खिलाफ तो फिर क्या होता। ठीक है, तो उसने का पहले जो है वो रूल्स जो हैं वो इन एडवांस जो है वो बनाए जाएं, और फिर एक न्यूट्रल अथॉरिटी हो ताकि जो है इन नेशंस के साथ बात की जा सके। अमॉन्ग द मेनी एडवांटेज ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट इज दैट द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी नेशन वुड डायमिनिश, कि डिफेंस 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 एक्सपेंडिचर होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस वे human being would be happier than before. But a little earlier than this, Russell suggests did not seem to be implemented to the world, for China has emerged as world war with nuclear weapons, and it would certainly not like America as the only dominant nation to control both East and West. ठीक है, अब वो कहता है चाइना जो है वो इमर्ज हो चुका है एज अ वर्ल्ड वॉर विद न्यूक्लियर वेपन, वर्ल्ड वॉर जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ है, और ये अमेरिका की तरह नहीं होगा एज द ओनली डोमिनेंट नेशन टू कंट्रोल बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, कि एक ही डोमिनेंट नेशन होगी जो ईस्ट और वेस्ट को कंट्रोल करेगी। But now after 9/11, once again, Russell's idea of world government seemed to be possible. For America and British has started to dominate the poor nations of the world only in order to establish in the whole world. अब बेटा हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। रसल ने जो कहा वो तो पीछे तक हमने छोड़ दिया, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। ये आज के हालात को कंपेयर कर रहे हैं हम रसल के व्यू पॉइंट। अब चाइना जो है वो एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे इमर्ज हो चुका है। अब अगेन एक वर्ल्ड ऑर्डर की जो है वो जरूरत है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो कभी रशिया ने किया था वो आज अमेरिका और ब्रिटिश कर रहे हैं, कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हाउएवर Russell's chief concern is that this discussion was his goodwill and sincere concern towards peace and survival of mankind. We can surely conclude that he was the true optimist, pacifist and humanist. और वो एक ट्रू ऑप्टिमिस्ट था, पैसिफिस्ट था और ह्यूमनिस्ट था। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर हम देखें वो हमेशा उसकी जो मेन विल रही है वो टुवर्ड्स पीस एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड रही। ठीक है, अब यहाँ पे वो उन तमाम डॉगमेटिक बिलीव्स जो हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, और वो जो है यानी कि पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहले तो उसने ये बात की थी। ठीक है, नंबर 2 उसने बार्बरिज्म के इंसान जो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड से अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड में आता है। नंबर 3 जो था वो उसने कहा कि एक वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए ताकि बाकी सारी नेशंस का चेक एंड बैलेंस हो सके। अभी जो है पावर जो है वो अमेरिका के पास आ गई है। अमेरिका और ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी दुनिया में छा गए हैं,
और उन्होंने पूरी दुनिया की जो गरीब नेशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब दोबारा से एक वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। तो वो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो है वो डोमिनेट कर गए। अब फाइनली जो उसने रसल ने एक जो अपनी किताब